माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो लिख लीजिएगा पीवी ऑफ ए माइनस पीवी ऑफ बी। भाई मैंने मान लिया है कि पोजीशन वेक्टर टर्म आपको मालूम है पहले से, जिनको ना मालूम हो वो पीवी की फुल फॉर्म शॉर्ट में साइड में लिख सकते हैं। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर। जनरलाइज फॉर्म में भी लिख लीजिए पीवी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पीवी ऑफ इनिशियल पॉइंट। पीवी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पीवी ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो भाई इतना मैंने एज्यूम किया है कि आपको पहले से आता था। अब एक नई हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं। अब हम असली पढ़ाई अपनी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हेडिंग लिखिएगा कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कार्टेशियन components of vectors। कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा इसमें देखिए इस यूनिट का भी थोड़ा पहले से आइडिया है आपको। देखिए क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। अच्छा उस प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप दो एक्सिस इंट्रोड्यूस करते हो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब वो पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, पी पॉइंट पर है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आप करते क्या हो, दो यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देते हो, एक आई कैप और एक जे कैप। ठीक है। अच्छा और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है इसको कह देते हो एक्स आई और इस लेंथ को कह देते हो वाई जे। ये सब ध्यान आ गया सब लोगों को? ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, पीवी ऑफ पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये भाई आपने खूब सीखा है और खूब यूज भी किया है। इनफैक्ट इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी होती है तो आप इसी को डिफरेंशिएट कर देते हो टी के रिस्पेक्ट में, डी आर ओवर डी टी निकाल लेते हो इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। एक्सेलरेशन निकालना होता है, दो बार डिफरेंशिएट कर देते हो। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत फेमिलियर है। ठीक है ना। मैं कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं आपको यहां पर। सपोज करिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। आप बता सकते हो कॉस अल्फा कितना होगा? cos alpha is equal to x upon r। r is the magnitude of r vector। ये x upon r समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है ना। और cos बीटा अगर मैं पूछूं, ये बीटा अगर ये एंगल है तो ये भी बीटा है, तो cos बीटा इज इक्वल टू y upon r। y upon r। फिर लिखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OP, unit vector in the direction of OP OP कैप, इसको OP कैप से डिनोट करते हैं या फिर R कैप। इसको निकालने के लिए जो OP वेक्टर है ना XI प्लस YJ, इसको मैं डिवाइड करूंगा R से, तो ये आ जाएगा X अपॉन R। ये क्लियर होता है सब लोगों को? आर वेक्टर को अगर मैं आर से डिवाइड कर दूं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो x अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे। याद आया आपको कि x अपॉन आर अभी अभी आपने देखा था कॉस अल्फा के बराबर है, तो इसको लिखा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे। ध्यान से देखिएगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा ऐसे दो कोसाइंस हैं जिनसे हमें वेक्टर का डायरेक्शन अच्छे से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि cos अल्फा और cos बीटा कोई बता देना आपको तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे OP के अलोंग, और यूनिट वेक्टर निकालते ही उस वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। मैग्नीट्यूड तो कितना भी हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है, अगर ये फोर्स है या सर डिस्प्लेसमेंट है तो वो 5 मीटर हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो पक्की तरह से पता चल जाता है जैसे ही यूनिट वेक्टर हमें पता चलता है। तो ये cos अल्फा और cos बीटा ऐसे कोसाइंस हैं जिनसे हमें वेक्टर का डायरेक्शन पता चल रहा है, इसीलिए इनको नाम दिया गया डायरेक्शन कोसाइंस। लिख लो इसको फटाफट, लिखो सिंस cos अल्फा एंड cos बीटा tell us
the direction of OP vector, therefore they are called direction cosines of OP. They are called direction cosines of OP vector. इन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होगा? 1. बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्क्वायर का सम तो ही वो आर कैप के मॉडुलस के बराबर होगा ना. ऐसे लिख लीजिएगा, यहां से देख के लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ आर कैप स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर. ये 1 होता है, मालूम है आपको. देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. तो दोनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा. ये क्लियर हो गया आपको. इसी डिस्कशन को अब हम 3 डायमेंशन में करना चाहते हैं. 3 डायमेंशन में करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि जो हमारा पार्टिकल है, ये वाला जो हमारा पार्टिकल है P, वो इसी प्लेन में मूव करे. सपोज करिए ये एक बर्ड है, P नाम की एक बर्ड है. अब वो बर्ड हो सकता है इधर चले, फिर इधर चले, फिर ऊपर भी उड़ सकती है वो, ठीक है ना. प्लेन के बाहर भी आ सकती है. तो अगर प्लेन के बाहर भी वो आ गई है तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिए 2 एक्सिस से काम नहीं चलेगा, 3 एक्सिस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगे, ठीक है ना. तो ये देखिए, एक 2 एक्सिस तो ये हो गई, और तीसरी एक्सिस इस तरीके से. ये एक्सिस नजर आ रही है सब लोगों को? थोड़ा ऐसे करूं तो ये देखिए, तीसरी एक्सिस इस तरीके से. इसका नाम मैं रखूंगा Z एक्सिस, ठीक है. अच्छा, ये P पॉइंट यहां पर है कहीं, सपोज कर लीजिए P पॉइंट यहां है. तो बर्ड कैसे मूव करी है? X I Y J, और ये देखिए Z के मूव करके यहां आ गई, ठीक है. तो नया जो वेक्टर हो गया वो ये देखिए OP वेक्टर हो गया. इस OP वेक्टर को मुझे लिखना है. ये सिचुएशन क्या थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है? ये OP वेक्टर को लिखना है. कैसे लिख सकते हैं? XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है. अच्छा, OP वेक्टर का क्या एंगल बता सकते हो? X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस से कितना कितना बन रहा है? सपोज करिए अल्फा, बीटा और गामा बन रहा है, तो क्या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल सकते हो? कितने लोग? अब देखिए, यही होता है एक्चुअली. मैं जो यहां वर्किंग कर रहा हूं ना, वो 3 डायमेंशनल कर रहा हूं. मैं अपने हिसाब से 3 डायमेंशनल वर्किंग कर रहा हूं, लेकिन जो प्रोजेक्शन हो रहा है उससे आपको जो सिग्नल मिल रहा है वो तो 2 डायमेंशनल मिल रहा है ना. और 2 डायमेंशनल में जब 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो थिंकिंग इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती. इसी वजह से किताब की फिगर से हमारी थिंकिंग ज्यादा अच्छी डेवलप नहीं हो पाती थी. अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है. हम 3 डायमेंशनल को सबसे पहले एक्चुअल 3 डायमेंशनल में देखेंगे. यहां मैंने बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं बना. फिगर बना देता तब तो बिल्कुल ही काम नहीं बनता. अरे फिगर बना के तो और भी कंफ्यूजन हो जाता है. तो एक्चुअल 3 डायमेंशनल आप देखना चाहते हो तो उसके लिए देखिएगा, कुछ अरेंजमेंट है हम लोगों के पास. ये भाई क्यूबॉइड बहुत मदद करेगा पूरी थिंकिंग को डेवलप करने में. इसमें देखिए वर्टिसीज आपको नजर आ रही हैं. ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स B उधर है, C इधर, D इधर. ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, सब कुछ हम कॉपी में बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना. और ये E F और ये G H. ये क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है. अच्छा, A को मैंने ओरिजिन ले लिया. अब ये जो बर्ड है, जिस बर्ड की मैं बात कर रहा था, ये बर्ड देखिए कैसे मूव कर रही है, ठीक है ना. ये देखिए, ये 5 मीटर, ये 5 फीट. मैं इसके डायमेंशंस भी बता दूं आपको. ये 5 फीट लेंथ है, और ये भी 5 फीट है, और ये 7 फीट है, ठीक है ना. तो बर्ड ने 5 फीट मूव किया इस डायरेक्शन में, अब 5 फीट मूव किया इस डायरेक्शन में, और 7 फीट मूव किया इस डायरेक्शन में. इस पॉइंट पे पहुंच गई. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना है. क्लियर हो गया सब लोगों को? टारगेट क्या है हमारा, ठीक है ना. ये ओरिजिन है, यहां से शुरू किया था बर्ड ने, ठीक है. अच्छा, इसके लिए मैं एक्सिस इंट्रोड्यूस करूंगा. वो एक्सिस ध्यान से देख लीजिएगा. ये मैंने कहा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये कह दिया वाई एक्सिस. तो एक्स वाई से तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया. यही हॉरिजॉन्टल प्लेन अभी दिखाया था मैंने आपको ना. और ये है जेड एक्सिस. ये याद रह पाएगा आप लोगों को, ठीक है ना. मैं मार्क नहीं कर रहा हूं भाई. ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक है. अब देखिए, बर्ड जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलती है. सपोज करिए सबसे पहले ये चलती है. ये वाला एरो देखिए, शायद ठीक रहेगा.
ये नहीं, ये भी नहीं, 7 फीट वाला देना। नहीं, ठीक है, चलिए ये वाला देना यार। नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, हाँ यही वाला है, ठीक है। हाँ ये देखिए 7 फीट पे मैंने एक एरो रख दिया है, 7 फीट का एरो रख दिया x, तो ये हो गया 7i, ये 7i, और ये देखिए ये क्या हो गया 7, ये 7j है या k है, k, ये 7k, क्योंकि z एक्सिस के अलॉन्ग k कैप, ठीक है ना। ये 7i और ये 5k, बिल्कुल ठीक, ये 5k है, और ये ऊपर रखिए, ये ऊपर रख दीजिए, ये हो गया 5j, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वेक्टर्स ऐसे ही रखे रहेंगे, आगे डिस्कशन हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना। वेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो जो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए, मैं इससे शो कर रहा हूं, ये देखिए ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर में इस तरीके से शो कर रहा हूं, ये ओपी वेक्टर, ठीक है ना। ओपी वेक्टर का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, ये 7 को मैंने कह दिया xi, और फिर ये zk और yj, ठीक है। इसके सीक्वेंस भी सही कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, xi प्लस yj और प्लस zk, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अरे भाई, मैं वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ यूज कर रहा हूं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि xi में पहले zk जोड़ो और फिर yj जोड़ो, या xi में पहले yj जोड़ो और फिर zk जोड़ो, बात एक ही है। ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ को प्रैक्टिकली थोड़ा यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जरा ठीक से लगा दो। अब भाई डिस्कशन शुरू हो रहा है हम लोगों का। ये ओपी वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। इतना तो आपको उधर भी समझ में आ गया था, इतना तो वहां भी समझ में आ गया था, लेकिन कंफ्यूजन कब हुआ था? जब मैंने आपसे पूछा था कि इस ओपी वेक्टर का x एक्सिस से एंगल जो होगा अल्फा, उसका बताओ कोसाइन कितना होगा। वो कोसाइन आपने 2 डायमेंशन में बहुत आसानी से बता दिया था, cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r, लेकिन 3 डायमेंशन में बताना इतना आसान नहीं था। तो अभी देखिए, अब हमें क्लियर होगा। ये एंगल तो सबको दिख रहा है, मैं सामने आ रहा हूं ना आपके, ये देखिए अब एंगल सबको दिख रहा होगा। ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये एंगल निकालना है हम लोगों को, तो इसके लिए देखिए cos अल्फा निकालना है। तो cos अल्फा निकालने के लिए राइट एंगल का ट्रायंगल मुझे देखना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, ये इस पॉइंट से A पॉइंट से G पॉइंट तक गए और वहां से ये डायगोनल बना दिया, ये वाला डायगोनल बना दिया, क्या नाम है इसका, GB, और ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये वाला ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? क्योंकि ये वाली जो एज है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब ये वाली जो ये वाला जो डायगोनल है, इसको इससे दिखा सकते हैं। ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। तो अब एक ट्रायंगल देखिएगा, AGB इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, ठीक है। अब उसमें मुझे cos अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई यहां पर? बेस ये देखिए, ये कितना है, x 7 है, लेकिन 7 को मैंने x बोला हुआ है, ठीक है ना। x अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, r, तो cos अल्फा कितना हो गया, x अपॉन r। भाई अभी सिर्फ समझिएगा, बनाने की कोशिश मत करिएगा, साथ साथ बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x